कम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे रिवाइज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। ठीक है, इसका रिवीजन करेंगे हम। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से। फॉर्मेशन की थी A.O. ह्यूम ने, कब की थी? 1885 में। एंड इंपॉर्टेंट बनता है कि बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था एंड W.C. बनर्जी उसके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद होता है हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल में हमारा लॉर्ड कर्जन करता है पार्टीशन ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा थी। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी। अब मुस्लिम चाहते थे कि पार्टीशन हो, हिंदू चाहते थे कि पार्टीशन नहीं हो। अब जब हिंदू चाहते थे कि पार्टीशन नहीं हो फिर भी पार्टीशन हुआ, तो इसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट की गई कि पार्टीशन वापस ले लो। उसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट इंडियंस ने स्टार्ट की थी 1905 में। इसके मेन लीडर्स थे लाल बाल पाल एंड और मिंदो घोष। ठीक है ना। अब इनका क्या मानना था? स्वदेशी मूवमेंट में बताया गया है कि जो भी इंडियन गुड्स है उनको यूज़ कीजिए और जो भी फॉरेन गुड्स है उनको रिजेक्ट कीजिए। एंड कई प्लेसेस पे बहुत सारे गुड्स जलाए भी गए। ठीक है ना, स्वदेशी मूवमेंट में ये थी स्वदेशी मूवमेंट। उसके बाद स्टार्ट होती है इंडियन मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन। क्यों फॉर्मेशन होती है? क्योंकि मुस्लिम्स को लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में सारे जो लोग हैं वो हिंदूज हैं एंड हिंदूज मेनली हिंदूज की ही बात करेंगे, मुस्लिम्स की बात नहीं करेंगे। तो मुस्लिम्स ने अलग से एक लीग स्टार्ट की जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम लीग। 1906 आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह ने स्टार्ट की थी। उसके बाद आता है हमारा सूरत सेशन। सूरत सेशन में क्या हुआ? सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1907 में हुआ, जिसका हम दूसरा नाम देते हैं सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स में। एक्सट्रीमिस्ट्स कौन थे? जो कि वायलेंस पे, जिनकी आइडियोलॉजी वायलेंस पे थी। ठीक है ना। एंड मॉडरेट्स कौन थे? जो नॉन वायलेंट लोग थे। ठीक है ना। लाइक जो मॉडरेट्स थे उनमें GK गोखले जो कि गुरु थे गांधी जी के। एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में अगर मैं बात करूंगा, एक्सट्रीमिस्ट्स में जो लीडर थे वो थे लाल बाल पाल। एक्सट्रीमिस्ट्स की आइडियोलॉजी क्या थी? ये सिर्फ वायलेंस पे आते थे। एंड जो मॉडरेट्स थे ये सब कुछ नॉन वायलेंटली करना चाहते थे। मतलब कि अगर इनको कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलना होता था, कुछ मांगना होता था, कुछ डिमांड होती थी, ये प्रेयर एंड पिटिशन का मेथड इस्तेमाल करते थे। प्रेयर एंड पिटिशन क्या होता है कि पहले उनकी पूजा करेंगे, हेलो आप ठीक है, अच्छे से है, हाँ आप ही सब है, आप ही कर सकते हैं, आप ही वो है, आप ही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलते थे। एंड उसके बाद उनके सामने कुछ डिमांड रखते थे। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा लगता डिमांड एक्सेप्ट करते, नहीं लगता अच्छा तो डिमांड नहीं एक्सेप्ट करते। ये थे मॉडरेट्स की विचारधारा। एंड एक्सट्रीमिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं मानते थे। उसके बाद आ गया हमारा मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स। मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स में जैसे आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट होता है कि अगर किसी जगह पे मुस्लिम मेजॉरिटी है तो उधर पे जो इलेक्शन के लिए उठेगा वो मुस्लिम ही होना चाहिए और जो वोटिंग करेगा वो भी मुस्लिम होना चाहिए। कोई भी अदर कम्युनिटी वोट नहीं कर सकता, ना तो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता था। ये था मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स। उसके बाद स्टार्ट हो गया गदर पार्टी। गदर पार्टी क्या था? एक्चुअली जो यहाँ पे इंडिया के लोग थे वो कुछ सेटल हुए थे नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में। मेनली सिक्स की अगर हम बात करेंगे, सिख कम्युनिटी आज भी अगर आप ज़्यादातर देखेंगे वो शिफ्ट होते हैं कनाडा में। ठीक है ना। अब उनके अपने रीजंस है। इसी तरह उधर पे जो नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी जस्ट सेकंड, उधर पे जो नॉर्थ अमेरिका में रहते थे उस टाइम पे सिख लीडर वो थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने उधर पे एक न्यूज़पेपर, एक पब्लिकेशन स्टार्ट की थी जिसका नाम था द गदर। द गदर में क्या होता था कि ये लोगों को अवेयर करता था अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना मतलब खराब रूल कर रही है इंडिया में। उनके काले चिट्टे वो एक्सपोज कर रही थी। इस तरह मानो वो न्यूज़पेपर काले चिट्टे इनके एक्सपोज कर रहा था। एंड ये न्यूज़पेपर खाली नॉर्थ अमेरिका में नहीं था, ये कनाडा में भी पब्लिश होता था। उसके बाद थाईलैंड, आप देखिए नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, थाईलैंड कहाँ है, चाइना कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, इन सारी जगहों पे ये न्यूज़पेपर पब्लिश होता था। एंड ये एक वीकली ये पब्लिश होता था। 10 लाख कॉपीज बनती थी इसकी उस टाइम पे। आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना पॉपुलर होता, ये द गदर न्यूज़पेपर जो कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी स्टार्ट की थी। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में, जैसा मैंने बोला नॉर्थ अमेरिका में। तो आगे हम चलते हैं। आगे फिर स्टार्ट होती है हमारी होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? कि गवर्नमेंट हम खुद ही करेंगे। हाँ हम कॉलोनी है ब्रिटिश की, लेकिन गवर्नमेंट हम खुद ही करेंगे। हमारे नेता अपने होने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट अपनी होनी चाहिए। ये स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने एंड 1916 में स्टार्ट किया था। एंड एनी बेसेंट ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था। पूना में किया था बाल गंगाधर तिलक ने एंड एनी बेसेंट ने कहाँ पे किया था? मद्रास साइड से। ठीक है ना। तो ये था होम रूल मूवमेंट। उसके बाद आता है हमारा लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में क्या था? जिस तरह मैंने आपको बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस
हिंदूज़ के लिए काम कर रही थी एंड मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के लिए काम कर रही थी। मतलब इनकी विचारधारा अलग अलग थी, आइडियोलॉजी अलग अलग थी। तो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ कि इंडियन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन दोनों ने मिलकर कुछ पैक्ट साइन किए, कुछ बातें डिस्कस की जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाए, ठीक है ना। ये था हमारा लखनऊ पैक्ट। उसके बाद हो गया राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट आ गया 1919 में। इस एक्ट के एज पर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या होता था कि जो भी मतलब जिन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक होता था, किसी भी बंदे पे, किसी भी लीडर पे, उसको उठा के जेल डालते थे या कोई और सज़ा देते थे। ये था राउलेट एक्ट। ये था मतलब कुछ भी नहीं बोला जाता था। अगर किसी को अरेस्ट करना होता था कुछ भी नहीं बोला जाता, सीधे उठाते और ले जाते, बस बात इतनी थी। उसके बाद आ गया राउलेट एक्ट। जब आ गया तो उसके खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट्स होने लगे एंड ऐसा ही एक प्रोटेस्ट हुआ जलियांवाला बाग में। एंड वहाँ पे आपको पता है जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। एंड उसमें क्या हुआ, जनरल डायर ने कुछ ऑर्डर दिए थे फायर करने के एंड वहाँ पे बहुत सारी किलिंग्स हो गई जिसको मैसेकर बोलते हुआ था। एंड जब जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, उसके एंड होने के बाद हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया। हंटर कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया? क्योंकि ये देखने के लिए कि जलियांवाला बाग में जो असल वजह है क्या हुआ था, क्यों हुआ था जलियांवाला बाग, किसने किया था, वो सब हुआ तो कुछ नहीं। इससे बस याद रखिए कि हंटर कमीशन किस लिए आया था, जलियांवाला बाग में जो किलिंग्स हुई थी उनको इंक्वायर करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली खिलाफत मूवमेंट है ये क्या हुआ था कि जो तुर्की में उस टाइम पे खलीफ हुआ करते थे, उन खलीफ को जो अंग्रेजों के साथ ब्रिटिश जो वहां पे थे, तो उधर पे कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, खलीफ के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, जिसके खिलाफ आवाज़ उठी, ठीक है ना। मुस्लिम जिसके खिलाफ पूरे मुस्लिम्स ने आवाज़ उठाई और यही आवाज़ इंडिया में भी उठी। और ये आवाज़ किसने उठाई? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनको हम अली ब्रदर्स बोलते हैं, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट की स्टार्ट की 1920 में। उसके बाद आता हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो गांधी जी है, इसने देखा कि अभी जो है मुस्लिम्स ऑलरेडी ब्रिटिश के अपोजिट है, ब्रिटिश के अगेंस्ट है, तो मैं भी कोई एक मूवमेंट स्टार्ट करता हूं। तो इसने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की हिंदूज के लिए। तो ऑलरेडी मुस्लिम्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स है क्योंकि खलीफ पे रॉन्ग ट्रीटमेंट हो रहा है, गलत ट्रीटमेंट हो रहा है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने हिंदूज को उठाया अगेंस्ट द ब्रिटिश, सो दैट हिंदू मुस्लिम एक साथ किसी एक चीज के लिए उठे जो थे ब्रिटिश, उनके अगेंस्ट उठे, ठीक है ना। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या बोला गया था कि इनके साथ टोटली कोऑपरेट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हो गया चौरी चौरा इंसिडेंट। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये मास बेस्ड मूवमेंट थी। मास बेस्ड मूवमेंट क्या होता है? इसमें लोगों का इस्तेमाल किया गया, लोगों को बताया गया कि आप कॉलेज बंद कीजिए, आप स्कूल बंद कीजिए, जो जॉब कर रहा है वो जॉब नहीं करेगा, ऐसी बातें की गई थी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था कि एक प्रोटेस्ट हो रहे थे कहीं पे, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वहां पे किसी एक लीडर की डेथ हो गई, ठीक है। वो तो आपको याद नहीं रखना। डेथ होने के बाद क्या हुआ कि और प्रोटेस्ट होने लगे, प्रोटेस्टर्स बढ़ गए, इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो पुलिस है उधर पे जो आर्मी थी ऑफिसर्स से, उन्होंने सीधे फायरिंग की। 2-3 लोगों की हत्या हो गई। 2-3 लोगों की हत्या होने के बाद जो लोग थे, जो बाकी लोग थे, अराउंड 2500 लोग थे उधर पे, तो उन्होंने मास प्रोटेस्ट किया एंड उन्होंने पुलिस स्टेशन को रेड किया। रेड क्या किया? जला डाला पुलिस स्टेशन को। 22 जो पुलिसमैन थे उनको जिंदा जलाया गया और जो पुलिसमैन भागे उनको उठा के उसी आग में डाल दिया गया और वो भी मर गए, ठीक है ना। उसके बाद जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, देखिए जैसे मैंने बताया गांधी जी क्या करता था, गांधी जी का गांधी जी एक मॉडरेट लीडर थे, ठीक है ना। वो वायलेंस नहीं चाहते थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है, लेकिन वो वायलेंस नहीं चाहते थे। यहाँ पे जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ तो वायलेंस हो गया। अब जब वायलेंस हो गया तो गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो विड्रॉ की। क्यों? बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट्स, ठीक है। उसके बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले ली, उसके बाद कुछ लीडर्स ऐसे थे जिनको ये फैसला अच्छा नहीं लगा गांधी जी का, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, अपनी अलग पार्टी बनाई और उसमें से मोतीलाल नेहरू एंड CR दास मेन लीडर्स है जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। स्वराज पार्टी के बाद अगर हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन इंडिया आया था जो पॉलिटिकल सिचुएशन उस टाइम इंडिया की थी उसको डिस्कस करने के लिए। लेकिन ये जो साइमन कमीशन था उसमें सिर्फ 7 मेंबर्स थे एंड जो भी 7 मेंबर्स थे वो कौन थे? वो सारे ब्रिटिशर्स थे। एंड उनको लीड कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन, जिसके नाम से इसको साइमन कमीशन बोला जाता है। किसी भी इंडिया को अलाउड नहीं किया गया था इस कमीशन को ज्वाइन करने के लिए, तो तभी इसको वेलकम भी नहीं किया गया था। इसको गो बैक साइमन के नारे जो आपने पढ़े होंगे वो मतलब इसको वेलकम नहीं किया गया था। उसके बाद जो वहाँ पे प्रोटेस्ट्स हो गए, वहाँ पे लाला लाजपत राय जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे जख्मी हो गए बिकॉज ऑफ लाठी चार्ज। एंड उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लाहौर सेशन हो गया हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का।
एंड लाहौर सेशन में क्या हुआ कि जो JL नेहरू थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन में, तो उन्होंने क्या मांग की, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तब अभी तक तो ये डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, होम रूल में सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे थे, लेकिन अभी जो लाहौर सेशन है इसमें क्या डिमांड किया आईएनसी ने डिमांड की कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, ठीक है। और उस टाइम पे हमारे लीडर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम आते हैं डांडी मार्च पे। डांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था। गांधी जी आई एम सॉरी, डांडी मार्च को अगर आपको पता होगा, इसको दूसरा नाम देते हैं वाइट फ्लोइंग रिवर। क्यों इसको दूसरा नाम देते हैं, क्योंकि जो डांडी मार्च हुआ था ये इसको दूसरा नाम देते हैं इसको साल्ट सत्याग्रह। इसको डांडी मार्च को दूसरा नाम देते हैं साल्ट सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी ने इधर पे साल्ट खुद बनाया था। किधर पे बनाया था, ये साबरमती आश्रम से आके आए थे डांडी, अराउंड 390 किलोमीटर्स ये आए थे। कितने साथ लेके, 78 फॉलोअर्स को साथ लेके। एंड इन्होंने सभी जो लोग इसके साथ थे 78 लोग, इन्होंने सफेद कपड़े पहन के रखे थे। तो भी इसको बोलते हैं कि ये जैसे जब चल रहा था ना, ये लग रहा था कि एक रिवर चल रहा था, सफेद रिवर चल रहा था, तो भी इसको हम बोलते हैं वाइट फ्लोइंग रिवर। तो इसमें क्या किया कि गांधी जी ने जो एक्चुअली जो डांडी है ये कोस्टल एरिया है, इधर पे जो साल्ट बनता था ना उस पर टैक्स लगता था, अबाउट 65 to 70% टैक्स लगता था साल्ट पे। तब गांधी जी ने क्या किया, खुद एक मुट्ठी भर का साल्ट बनाया। तो उस साल्ट बनाने के बाद उसने वो साल्ट लॉ ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम आएंगे गांधी इरविन पैक्ट पे, जो कि हुआ 1931 में। अब इरविन पैक्ट हुआ क्यों था, क्योंकि गांधी जी ने जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, वो अटेंड नहीं किए थे। तो गांधी जी ने क्या किया था कि इरविन पैक्ट को एक्सेप्ट किया था एंड इरविन पैक्ट हो गया। अब इस इरविन पैक्ट में क्या हो गया कि जो ये ना इरविन है, लॉर्ड इरविन थे, उनने गांधी जी को बोला कि आप जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है जो स्टार्ट हुई थी उसको आप वापस लीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप वापस लेंगे तो गांधी जी ने उसको वापस बोला कि हाँ मैं डेफिनेटली वापस लूँगा, लेकिन आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। उसमें बहुत सारी शर्तें हैं, लाइक प्रिजनर जो भी है उनको रिलीज़ कीजिए, ज़मीन जो आपने ली है जो आपको अगर पता होगा टैक्स नहीं अगर ज़मींदार दे पाता था तो उसकी ज़मीन हड़प ली जाती थी। तो गांधी जी ने बताया कि वो ज़मीन आप वापस कीजिए। एंड उसके बाद जो जॉब्स, देखो मैंने क्या बताया, जो जब भी मैंने आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बताया था वहाँ पे मैंने बताया कि जो भी जॉब कर रहे थे लोग वो सारे जॉब छोड़ दिए। तो इसमें गांधी इरविन पैक्ट ने, गांधी जी ने इरविन को बोला कि जिस लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जॉब छोड़ दिए उनको जॉब्स भी वापस मिलने चाहिए। अब इधर पे एक ये ना मसला उठता है, ठीक है ना, ये उधर पे नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। इधर पे बताया जाता है कि गांधी जी अगर उस टाइम पे इरविन को बोलता है कि आप भगत सिंह को रिलीज करो, तो तब फिर भगत सिंह को फांसी नहीं होती, लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह की बात नहीं की। अब ये कंसर्न है, कुछ लोग बोलते हैं उनने बताया और इरविन ने नहीं माना, ये अलग बात है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द कम्युनल अवार्ड्स। कम्युनल अवार्ड्स 1932 में, इसमें क्या हुआ था, ये अनाउंस किसने किए थे, मैकडॉल ने किए थे ये अनाउंस कम्युनल अवार्ड्स। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि जो BR अम्बेडकर है वो डिमांड कर रहे थे, BR अम्बेडकर जो है वो डिमांड कर रहे थे कि जिस तरह सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया उसी तरह जो मतलब पिछड़े हुए कास्ट थे जिनको बैकवर्ड क्लास उस टाइम पे बोलते थे उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। और इसके जो ये तो डिमांड थी BR अम्बेडकर की, लेकिन जो गांधी जी थे वो नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे, ठीक है। वो क्यों नहीं चाहते थे, गांधी जी का मानना था कि जितने ज़्यादा सेक्टर्स होंगे उतना ज़्यादा डिवाइड होगा, इंडिया उतना ज़्यादा डिवाइड होगा। तो यही एक रीज़न था गांधी जी का ना मानने का। एंड गांधी जी ने क्या किया, उसने उस टाइम पे फास्ट किया, 5 दिनों के लिए गांधी जी फास्ट पे थे, ठीक है ना। उसके बाद जब गांधी जी की हालत ख़राब हो गई मतलब फास्ट की वजह से और गांधी जी बीमार होने लगे, तो BR अम्बेडकर के खिलाफ इंडिया में मतलब लोगों में गुस्सा आ गया कि ये गांधी अगर ये पैक्ट करेंगे गांधी जी के साथ तो गांधी जी अपना फास्ट ब्रेक करेंगे। तो फिर उसके बाद BR अम्बेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया, जस्ट अ सेकंड। उसके बाद BR अम्बेडकर और गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किया 1932 में एंड गांधी जी ने अपना फास्ट ब्रेक किया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आपको याद रखना है कि जो पाकिस्तान की डिमांड है वो पहली बार किसने की थी, चौधरी रहमत अली। जैसे सेकंड, चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान की डिमांड की थी। एंड कब की थी, 1933 में। एंड मुस्लिम लीग ने कब प्रपोजल किया था ये सेपरेट पाकिस्तान का, वो था लाहौर सेशन में, ठीक है, लाहौर सेशन 1940। तो हम पहुंच गए 1942 में। 1942 में क्या आ गया, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या था, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो टाइम था क्रिप्स मिशन का ये 1942 है। एंड अगर आपको पता होगा ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था एंड इंडिया को चाहिए था
आई एम सॉरी, ब्रिटिश को चाहिए था इंडिया का सपोर्ट वर्ल्ड वार 2 में, ठीक है ना। इंडिया की आर्मी चाहिए थी वर्ल्ड वार 2 में। तो उधर पे जब क्रिप्स आ गए, यहाँ पे क्रिप्स एक बंदे का नाम था क्रिप्स, गांधी जी से मिले। क्रिप्स ने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए वर्ल्ड वार 2 में, तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, हम आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपके लिए बनाएंगे जो कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। लेकिन गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया, बताया कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है ना। क्रैशिंग बैंक, उस बैंक की जो खत्म हो रहा है, ठीक है ना। इसने गांधी जी ने इस तरह इसको नाम दिया, क्योंकि जो भी क्रिप्स ने डिमांड्स जो भी क्रिप्स ने ऑफर्स रखे थे गांधी जी के सामने, वो सारे कब थे, जब वर्ल्ड वार खत्म होगा उसके बाद, उससे पहले नहीं, जब वर्ल्ड वार खत्म होगा उसके बाद हम देंगे उनको, ठीक है ना। तभी गांधी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद क्या होता है, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है गांधी जी बाय गांधी जी। एंड ये कब होता है, 1942 में। इसमें गांधी जी स्लोगन देते हैं, डू और डाई, करो या मरो। एंड उसी में गांधी जी उनको बोलता है लोगों को कि मतलब मे बी दिस कुड बी माई लास्ट स्पीच, मैं यहाँ पे स्पीच दे रहा हूँ, तो जो भी अब आगे होगा हर एक बंदा अपने लिए खुद जिम्मेदार है और हर एक अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे, अभी से इंडिपेंडेंट सोच रखे। एंड हुआ भी ऐसा ही कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गई, उसके उसी दिन 8 अगस्त, उसी दिन कुछ घंटों के बाद गांधी जी एंड जो मेन लीडर थे उनको अरेस्ट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन होती है। कौन करता है, रास बिहारी बोस, ठीक है ना। रास बिहारी बोस इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन करते हैं, किसके साथ, कैप्टन मोहन सिंह के साथ मिलके। एंड एससी बोस ज्वाइन करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को सिंगापुर में। एंड वहाँ पे लीडरशिप किसको दी जाती है, एससी बोस को, फिर लीडर बन जाते हैं एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी जो है, इसके 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स थे, ठीक है ना। एक थी गांधी, दूसरी थी आज़ाद और तीसरी थी नेहरू। ये थे 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स, ठीक है ना। और अलग से वुमेन्स के लिए अलग से था, जैसे सेकंड वुमेन्स के लिए था झांसी ब्रिगेड, ठीक है ना, रानी झांसी ब्रिगेड, ठीक है ना। बट ये जो आर्मी थी ये अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाई एंड इसको सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद आ गया हमारा कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान जो था ना, आप इस तरह याद रखिए, जो भी प्लान ब्रिटिशर्स लाते थे ना, उसको या तो मुस्लिम्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, या तो मतलब आईएनसी एक्सेप्ट नहीं करती थी, दोनों एक साथ एक्सेप्ट नहीं करते थे किसी को। लेकिन जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये दोनों ने एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी एंड आईएनसी में भी। अब इसमें क्या प्रोविजंस थे वो आप चेक कीजिए, ठीक है। तो कब आया था ये, 1946 में। अब इधर पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था, इसमें से कौन कौन से मेंबर्स आए थे। एक तो आया था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस एज चेयरमैन इसका कैबिनेट मिशन प्लान का, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और आए थे एवी अलेक्जेंडर, ठीक है ना। ये 3 बंदे आए थे कैबिनेट मिशन प्लान लेके, जो कि दोनों ने एक्सेप्ट किया, मुस्लिम्स ने भी एंड आईएनसी ने भी। अब इधर पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सर लॉर्ड पैथिक लेवरेंस है ना, इनके साथ गांधी जी ने इधर पे एक फोटो लिया है। जब ना ये साइन हुआ कैबिनेट मिशन प्लान, जब एक्सेप्ट किया, वहां पे फोटो लिया है गांधी जी ने। एंड वही फोटो आजकल यूज होता है नोट्स में, करेंसी में जो गांधी जी का फोटो है, आप ये गूगल कीजिएगा, फोटो ऑफ गांधी जी विथ लॉर्ड लॉरेंस, वहाँ पे आपको वो फोटो मिल जाएगा। एंड वो डिट्टो वही फोटो है क्रॉप करके, जो कि आजकल आपने नोट्स पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बनती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कब बनती है, दिसंबर 9, 1946 में बनती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं, इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिए जाते हैं। एंड उसके बाद पार्टीशन होता है, जैसे आपको पता है, हिंदुस्तान अलग, पाकिस्तान अलग, और वो कैसे होता है, बाय माउंटबेटन प्लान, ठीक है ना। 3 जून प्लान जिसको बोलते हैं, या जिसको हम माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। और माउंटबेटन प्लान में क्या हुआ कि जो इंडिया है, इंडिया डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में, एक बन गया इंडिया, दूसरा बन गया पाकिस्तान, ठीक है ना। और जो पावर थी ब्रिटिश के पास, अभी ब्रिटिश रोल ही था, इस पावर को हैंडिंग ओवर, मतलब ये अब हिंदुस्तान के जो लीडर्स हैं उनको हैंड ओवर किया जाएगा ये पावर। वो डेट कब रखी गई थी अगस्त 15, 1947, ठीक है ना। एंड जो भी उधर पे उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, सब ने माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट किया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस आ गई, वो आ गई 1947 में, जैसा कि आपको पता है, पार्टीशन भी उसी टाइम पे कंप्लीट हो गया। एंड माउंटबेटन प्लान, अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान, इंडिया एंड पाकिस्तान अलग अलग बन गए। एंड ड्यू टू द रिमार्केबल वर्क ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर बाय अगस्त 15, 1947, ऑल द स्टेट्स विथ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़ हैज साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है ना। जो भी बाकी प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया।
आइदर विथ इंडिया आइदर विथ पाकिस्तान, लेकिन जो कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़ थे इन्होंने साइन नहीं किया था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इन्होंने भी साइन किया। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था। यहाँ पे कुछ बुक्स एंड ऑथर्स है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ताकि कई बार पूछे गए हैं इन बुक्स और ऑथर्स के बारे में, इनको आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो मैं चलता हूँ, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय।